नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों के लिए प्रतिदिन लेकर कुछ ऐसे बेस्ट वीडियो लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और प्यारे साथियों, आज आप लोगों को पॉलिटी से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग देखिएगा, इस वीडियो के माध्यम से आप एक बहुत बड़ी जानकारी आपको उपलब्ध होने वाली है। और चलिए आप लोग देखिए। और प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को देखने के बाद शेयर नहीं करते, ये आप लोगों से मेरी शिकायत है। कृपया आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। तो आइए प्यारे मित्रों, आज जानते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उन विशेषताओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आइए एक छोटे वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। और देखिए कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, तो याद रखना, अगर हम इसकी पहली विशेषता की बात करें तो आखिर जो भारत का संविधान है यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जी हाँ, अगर पहली विशेषता की बात करें तो प्यारे साथियों, यह विश्व का सबसे लंबा, जी हाँ, विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्यारे साथियों, इन सारे पॉइंट को जो है लिखित संविधान है। और प्यारे मित्रों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि भारत का जो संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा संविधान विश्व का कोई भी ऐसा देश का संविधान नहीं है जो लिखित हो और विश्व में सबसे बड़ा हो। तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत का संविधान है। यह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में से एक विशेषता ये अपना स्थान रखता है। और प्यारे साथियों, अगर हम संविधान की बात करें तो याद रखना, विश्व के संविधान को दो भागों में बांटा गया है। जी हाँ, विश्व के संविधान को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग हो गया लिखित भाग और एक भाग हो जाएगा अलिखित। एक तरफ हम रखेंगे लिखित और एक तरफ क्या रखेंगे? अलिखित को रखेंगे। अलिखित को रखेंगे प्यारे साथियों, अलिखित। तो याद रखना, अगर हम लिखित संविधान की बात करें तो विश्व में आप देखिए अमेरिका के संविधान को, जी हाँ, लिखित संविधान में अमेरिका को रखेंगे। और अलिखित संविधान की बात करेंगे तो प्यारे साथियों ब्रिटेन को रखेंगे। किसको रखेंगे? ब्रिटेन को रखेंगे। अगर लिखित में आएगा तो सीधा अमेरिका को लगाइएगा, जो है सबसे पुराना लगभग देश है। ये कौन सा देश है? अमेरिका। और अलिखित किस देश का संविधान है? तो प्यारे साथियों ब्रिटेन का संविधान है। ये जो है संविधान की कुछ विशेषताओं में से ये भी एक विशेषता है जो विश्व के संविधानों में अपना स्थान रखती है। प्यारे साथियों, आप लोग देखिएगा, आपको बहुत ही मनोरंजन आने वाला है। और यहाँ से एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को आप देखिएगा। आप देखेंगे भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है। क्या है? पहले नंबर पे ही देखिएगा, ये अभी टॉपिक्स चल रहा है, पहले नंबर की जो विशेषता है। तो याद रखना, भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है। क्या है? भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है। अगर हम इसके भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में अगर मूल अनुच्छेद की बात करें या हमारे जो संविधान लागू किया गया था तो उसमें कितने भाग थे? अगर हम भाग की बात करें तो प्यारे साथियों कितने भाग थे? 22 भाग थे। जी हाँ, कितने भाग थे? 22 भाग थे। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो याद रखना, भारतीय जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखना, उन अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। भाग कितने थे? तो याद रखना 22 भाग थे। और मूल अनुच्छेद की बात करें, मूल अनुच्छेद, जी हाँ,
अगर मूल अनुच्छेद की बात करते हैं तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में 395 मूल अनुच्छेद हैं। मूल अनुच्छेद का मतलब आप लोग समझ रहे हैं प्यारे मित्रों। मूल अनुच्छेद का मतलब ये हो गया कि जब भारत के संविधान को लागू किया गया था उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भागों में विभाग था और प्रस्तावना जो है एक ही है भारतीय संविधान में। तो ये भारतीय संविधान की जो है विशेषता है। अब देखेंगे भारतीय संविधान की कुछ जो दूसरी विशेषता है, ये पहली विशेषता चल रहा है। अब देखेंगे भारतीय संविधान की दूसरी क्या विशेषता है, तीसरी। कुछ ऐसे प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। अब देखेंगे भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता क्या है। जी हाँ, दूसरे नंबर की विशेषता देखेंगे कि भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता क्या है। तो याद रखना, भारत का संविधान, जी हाँ, भारत का संविधान याद रखना नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। क्या है? अनम्यता और नम्यता का मिश्रण है। नम्यता और अनम्यता का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, उन सारे पॉइंट को आप समझिएगा। ये कहें कि अगर दोनों को अलग अलग, नम्यता का मतलब हो गया लचीला, क्या हो गया? लचीला, और अनम्यता का मतलब क्या हो गया प्यारे साथियों? कठोर। अनम्यता का मतलब क्या हो गया? कठोर। इसका मतलब है कि भारत का जो संविधान है वो क्या है? लचीला है और कठोर भी है। अगर इसको कुछ ऐसे शाब्दिक भाषा में प्रयोग किया गया है जहां से बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है, तो प्यारे साथियों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नम्यता का मतलब लचीला होता है और अनम्यता का मतलब क्या होता है? कठोर। इसका मतलब भारत का जो संविधान है लचीला और कठोर संविधान बना है। इसका मतलब ये लचीला भी है और कठोर भी, इसका मतलब मिश्रण है। लचीला और कठोर का जो मिश्रण है भारतीय संविधान जो है लचीला और कठोर दोनों में है। आप देखेंगे भारतीय संविधान की जो है तीसरी क्या विशेषता है प्यारे साथियों। अगर हम तीसरी विशेषता की बात करेंगे कि भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता क्या है, जी हाँ, भारतीय संविधान की तीसरी क्या विशेषता है, तो प्यारे साथियों हमारा जो भारत का संविधान है, इस संविधान में कई देशों के संविधान से लिया गया है। कितने देशों के संविधान से लिया गया है? इसका मतलब जो भारत का संविधान है ये कई देशों के संविधान के मिश्रण से बना है। जी हाँ, कई देशों के संविधान के मिश्रण से बना है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि भारत के संविधान में कुछ ऐसे तथ्य जोड़े गए हैं जो अन्य देशों से हमने क्या लिया है, उन देशों की नकल कर लिया है। उन देशों में देखे हैं कि उन देशों के अंदर क्या ऐसी विशेषता है जिसको अपने देश के संविधान में शामिल करने से हमारा देश भी उसी रास्ते पर चल पड़ेगा, अर्थात हमारा देश प्रगति की ओर जाएगा, हमारा देश एक कानून के अंदर, दायरे के अंदर बन जाएगा। तो याद रखना, भारत की तीसरी जो संविधान की विशेषता है वो क्या है? कई देशों के संविधान का मिश्रण है। मिश्रण का मतलब प्यारे साथियों आप समझ रहे हैं कि मिला जुला। इसका मतलब अगर बात करें कि नीति निदेशक तत्व कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? अगर मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो प्यारे साथियों मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक व्यवस्था अमेरिका से। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 12 व्यक्तियों को मनोनीत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब यह है प्यारे साथियों कि भारत का जो संविधान है वो क्या है? मिश्रित है। ये कई देशों के संविधान से कुछ ऐसे शब्दों को चुरा लिया गया है जो कुछ उस देशों के अंदर हमने देखे कि कुछ ऐसे संविधान में कानून बना है जिसे हमें लेने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये है कि तीसरी विशेषता में आएगा भारत का जो संविधान है कई देशों के संविधान के मिश्रण से बना हुआ है। अब देखेंगे भारतीय संविधान की चौथी क्या ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान में जो है उसको समाहित किया गया है। जी हाँ,
देखेंगे चौथी विशेषता, तो इसका मतलब संघीय व्यवस्था किया गया है, संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। भारत का संविधान में अगर चौथी विशेषता की बात करें तो याद रखना, चौथी विशेषता में आप जाएंगे, विशेषता इसका मतलब कि संघीय व्यवस्था किया गया है। भारत की जो सरकार है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। अगर आप देखेंगे संघीय व्यवस्था में एक केंद्र का शासन चलता है, केंद्र का, और दूसरा देखेंगे राज्य का शासन। जी हाँ, केंद्र का शासन और राज्य का शासन। इसका मतलब भारत जो है संघीय व्यवस्था वाला देश है। लेकिन प्यारे साथियों, संघीय व्यवस्था वाला देश जरूर है, लेकिन एकात्मकता का झुकाव है। क्या है? इन दोनों में जो है एकात्मकता का झुकाव, एकात्मकता का झुकाव है। इसका अर्थ ये होता है प्यारे साथियों, यदि देश पे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो याद रखना, ये राज्य की सारी शासन शक्तियां किसके पास समाहित हो जाती है? वो केंद्र के पास में समाहित हो जाती है। इसका मतलब एकात्मकता। हमारे देश के अंदर राज्य सरकार जरूर चल रही है, लेकिन कोई भी अगर देश के पास आपात व्यवस्था या किसी भी प्रकार से आपत्ति आती है तो इनकी जो सारी शक्तियां होती है वो केंद्र के पास समाहित हो जाती है। तो इसको बोलेंगे एकात्मकता। इसका मतलब कि हमारी जो शक्ति है वो एक मुट्ठी में है, कि अच्छा जो शासन व्यवस्था है केंद्र की, उसके अधीन राज्य की व्यवस्था को कर दिया जाएगा। ये बोलेंगे एकात्मकता की ओर झुकाव है भारतीय संविधान की। तो ये हो गई चौथी विशेषता। अब देखेंगे भारतीय संविधान की पांचवी ऐसी क्या विशेषता है जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन करता है। अब देखेंगे भारतीय संविधान की पांचवी कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान में समाहित किया गया है विशेषता। तो प्यारे साथियों, आप देखेंगे संसदीय स्वरूप। जी हाँ, पांचवी विशेषता की बात करेंगे तो संसदीय स्वरूप है। संसदीय स्वरूप की बात करेंगे, जो भारत का संविधान में जो प्रमुख विशेषता है संसदीय स्वरूप। इसका मतलब यह है कि भारत का जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो संसदात्मक है, वो संसद के अनुसार बनेगा और देश उसी के अनुसार चलने का कार्य करेगा। भारत में जो है संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में जो सरकार है वो संसद के अनुसार कार्य करती है। प्यारे साथियों, इसका मतलब ये हो गया भारत में संसदीय व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना, अगर संसदात्मक व्यवस्था की बात आएगी तो प्यारे मित्रों ब्रिटेन को लगाइएगा। किसको लगाना पड़ेगा? ब्रिटेन होगा इसका आंसर, कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखना, इसे भारत के संविधान में जो है ब्रिटेन के संविधान से लेकर समाहित किया गया है। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान पे 1935 अधिनियम को सर्वाधिक प्रभाव पड़े हैं। अब देखेंगे भारतीय संविधान की जो है छठी कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान में जो है समाहित किया गया है। अब देखेंगे भारतीय संविधान की छठी विशेषता के बारे में देखेंगे। जी हाँ, भारतीय संविधान की जो है छठी विशेषता क्या है? तो छठी विशेषता में आएंगे तो स्वतंत्र न्यायपालिका। जी हाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका मतलब प्यारे मित्रों आप लोग समझ रहे हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब कि भारत के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसको न्याय करने वाला, जैसे कोई व्यक्ति किसी से जबरदस्ती किसी का जमीन हड़प रहा है या कोई कानून के विरुद्ध जा रहा है, तो याद रखना वो सीधा कोर्ट जाएगा और कोर्ट के अनुसार जैसे ही आदेश आएगा तब उसका जो है याद रखना पालन करेंगे। इसका मतलब यह है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है कि अगर राष्ट्रपति कह दिया कि नहीं आप ये करिए तो इससे मैं न्याय करूंगा, ऐसा नहीं है। भारत की जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो पक्ष और विपक्ष की बातें सुनेगा और जो सच्चाई होगी उसी पर वो अपना फैसला देगा, वो किसी के दबाव से फैसला नहीं देगा। तो इसका मतलब भारत के अंदर जो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है वो छठी विशेषता की बात करता है कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उसमें छठी विशेषता में आप इसको रख सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की जो याद रखना, जैसे कोर्ट है वो कोर्ट
कोर्ट ही को तो बोलते हैं न्यायपालिका, यानी भारतीय संविधान का रक्षक जो होता है वो न्यायपालिका ही तो है। तो याद रखना, इसे हम छठी विशेषता में रखने का कार्य करेंगे। अब देखेंगे और इसके आगे भारतीय संविधान में सातवीं क्या विशेषता है। जी हाँ, सातवीं विशेषता की बात करेंगे। सातवीं विशेषता क्या है भारतीय संविधान की? तो प्यारे साथियों, सातवीं विशेषता में देखेंगे तो मौलिक अधिकार आपके पास दिया गया है। क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में एक विशेषता ये भी है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है। और ये मौलिक अधिकार प्यारे मित्रों आपके पास वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो याद रखना, अगर हम वर्तमान की बात करें प्यारे साथियों, तो वर्तमान में आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 हैं मौलिक अधिकार। और इससे पहले कितना था? तो याद रखना, आपके पास कितना था? 7 मौलिक अधिकार थे। किसको हटा दिया गया है? तो याद रखना, संपत्ति के अधिकार को निकाल करके मूल अधिकार की श्रेणी से इसको क्या बना दिया गया है? इसको बना दिया गया है कानूनी अधिकार। जैसे आपकी मौलिक अधिकार क्या है? समानता है, स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये सब आपके क्या है? मूल अधिकार हैं। इसका कोई आपको हनन नहीं कर सकता। और जैसे ही इसका कोई आप हनन करता है तो उसके लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ये स्वतंत्र न्यायपालिका भारत की है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो याद रखना, भारतीय संविधान में जो 7वीं विशेषता के रूप में यदि रखा जा सकता है तो वो मौलिक अधिकार है। कोई भी पूछेगा तो याद रखना, मौलिक अधिकार भी भारतीय संविधान की उन प्रमुख विशेषता में से एक विशेषता ये भी है जो आपके मौलिक अधिकार है। अब इसके बाद आप देखेंगे 8वें नंबर पे क्या ऐसी विशेषता है भारतीय संविधान के जो प्रमुख विशेषता में। अब देखेंगे 8वीं कौन सी? 8वीं विशेषता के बारे में देखेंगे प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान की जो है 8वीं क्या विशेषता है। तो याद रखना, 8वीं विशेषता में आप रख सकते हैं नीति निदेशक तत्व को। जी हाँ, इसको रख सकते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व को, नीति निदेशक तत्व को रख सकते हैं प्यारे साथियों। किसमें रख सकते हैं? भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उनमें आप रख सकते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व को। ये हम आपको बता रहे हैं जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। आखिर भारत के संविधान के अंदर वो कौन सी ऐसी विशेषता है जो प्रमुख स्थान रखती है? उन सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, अर्थात द ग्रेट एजुकेशन बाय राम सर के माध्यम से प्यारे साथियों आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। प्यारे साथियों, मैं यहां अपने 10 वर्षों के एक्सपीरियंस को आपके बीच में शेयर करने का कार्य कर रहा हूं। आप लोग इन सारे पॉइंट को देखिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं प्यारे साथियों नीति निदेशक तत्व से तमाम तरह से प्रश्न बनते हैं। और कैसे प्रश्न बनते हैं आइए देखते हैं। तो याद रखना, नीति निदेशक तत्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जी हाँ, राज्य का जो नीति निदेशक तत्व होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है जो भारतीय संविधान में प्रमुख विशेषता में स्थान रखता है। तो याद रखना, अगर इसके हम नीति निदेशक तत्व का क्या कार्य है तो इसका मतलब ये होता है लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापित करना। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापित करना। जी हाँ, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापित करना। नीति निदेशक तत्व का कार्य क्या होता है कि राज्य वहां पर बसे हुए उस राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसी विशेषता लाए जिससे लोगों का कल्याण हो सके, कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जिससे लोगों के अंदर जो है विकास की भावना आए, लोग भूखे ना मरे, उनको रोजगार मिले। ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि वह लोगों के लिए कल्याण के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे लोगों का हित हो सके और लोग अपने जीवन में
आगे जा सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब व्यवस्था जो है राज्य सरकार का कर्तव्य होता है कि लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापित करना। नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है ये शाब्दिक अर्थ होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापित करना। अब चलेंगे प्यारे साथियों, इसके बाद चलेंगे 9वें नंबर पर चलेंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी ऐसी 9वीं विशेषता है। अगर 9वें नंबर की बात करें, 9वीं विशेषता के बारे में बात करें तो प्यारे साथियों आप लोग एक एक पॉइंट को जो है 9वें नंबर की विशेषता की बात करें तो प्यारे मित्रों, मूल कर्तव्य। जी हाँ, 9वीं विशेषता क्या है तो याद रखना, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को समाहित किया गया है। किसको समाहित किया गया है? मूल कर्तव्य को समाहित किया गया है। प्यारे साथियों, मूल कर्तव्य, आपके पास कितने मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में वो दिया गया है। तो आपके पास याद रखना 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। जी हाँ, रूस के संविधान से जो है मूल कर्तव्य लिया गया है। 11 मूल कर्तव्य है। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। जी हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, जी हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। प्यारे साथियों, इन सारे पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा, पेन और कॉपी को अपने पास ले लीजिएगा और आप एक एक पॉइंट को देखते हुए आगे चलिएगा। आप देखेंगे भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं चल रही है। क्या विशेषता है मेरे प्यारे साथियों? उन विशेषता को आप देख रहे हैं। आप देखेंगे 10वीं कौन सी ऐसे भारतीय संविधान की विशेषता है। 10वीं विशेषता की बात करें तो याद रखना 10वीं विशेषता में अगर आएंगे तो धर्मनिरपेक्ष राज्य। जी हाँ, धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका मतलब यह है भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता में क्या हो आएगा तो यह जो धर्मनिरपेक्ष देश की बात करें तो इसका मतलब यह है प्यारे साथियों कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि भारत के अंदर किसी धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी गई है, अर्थात भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं सभी धर्म को समान मान्यता दी गई है। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कैसा भी जितने भी तरह के धर्म है भारत के अंदर सभी धर्मों को एक बराबर की मान्यता दी गई है। भारत का जो धर्म है वो कोई धर्म ना छोटा है ना बड़ा है, सभी धर्म जो है एक समान है। तो याद रखना भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। अर्थात भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में एक विशेषता ये भी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जी हाँ, इन पॉइंट को आप नोट करिएगा। अगर हम 11वीं विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान की 11वीं क्या विशेषता है तो याद रखना वयस्क मताधिकार को शामिल किया जा सकता है। जी हाँ, भारतीय संविधान की अगर 11वीं वयस्क की बात करें तो 11वीं क्या विशेषता है कि वयस्क मताधिकार, अर्थात भारत के अंदर याद रखना जो व्यक्ति 18 वर्ष से उम्र का ज्यादा हो गया है उसे भारतीय संविधान के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि वो वोटिंग कर सकता है। और विश्व में सबसे ज्यादा वयस्क मताधिकार वाला देश कौन सा है तो याद रखना भारत देश है। अपना भारत देश कितना प्यारा देश है प्यारे साथियों। ये सारे देश सबको प्यारे होते हैं, लेकिन हमारा भारत एक ऐसा देश है यहाँ सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, किसी भी धर्म को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। तो याद रखना वयस्क मताधिकार का मतलब यह है प्यारे साथियों कि आपके ही द्वारा चुनी गई, भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो इसका मतलब यह है वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके भारत के संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया है कि आप जिस व्यक्ति को आपकी नजर में जो अच्छा हो उसको आप चुन सकते हैं। भारत के वयस्कों को यह अधिकार दिया गया, भारतीय संविधान में यह अधिकार दिया गया है
कि जो आपकी नजर में वो व्यक्ति अच्छा है आप उसको खुद चुन सकते हैं। ऐसा ना हो कि किसी के दबाव में आप आके वोटिंग करें, आप इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो भारत एक वयस्क मताधिकार वाला देश है प्यारे साथियों। वयस्क मताधिकार एक कब आया है? 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है जो उसकी आयु थी। अब देखेंगे अगली क्या विशेषता है प्यारे साथियों। अब देखेंगे एकल नागरिकता। जी हाँ, अब देखेंगे अगली विशेषता 12वीं विशेषता क्या है। तो याद रखना एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान करता है भारत का जो संविधान है वो कैसा है? याद रखना वो एक ऐसा संविधान है जिसमें जो भारत के संविधान में कुछ ऐसी विशेषताओं को समाहित किया गया है। उन विशेषता में से एक विशेषता क्या है? एकल नागरिकता। भारत का संविधान यानी भारत के जो लोग हैं उनको देश की मान्यता प्राप्त है कि आप इस देश के निवासी हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान है कि राज्य के लिए कोई अलग व्यवस्था हो और देश के लिए अलग व्यवस्था हो। इसमें सिर्फ ये व्यवस्था करती है कि आप भारत के नागरिक हैं। जी हाँ, जैसा कि और अन्य देशों में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत के अंदर सिर्फ देश की नागरिकता प्राप्त होती है कि आप भारत देश के नागरिक हैं। इसे कहा जाता है एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो अगर कभी भी आंसर आए कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता है। अब देखेंगे प्यारे मित्रों कि स्वतंत्र निकाय या तो आप देख लें कि आपातकालीन व्यवस्था। जी हाँ, आपातकालीन व्यवस्था की बात करें प्यारे साथियों तो ये आगे 13वीं विशेषता में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर जो आपातकालीन व्यवस्था है उसमें 3 प्रकार की विशेषताओं का जो है वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। वो 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था क्या है? जैसे एक हो गया 352, एक हो गया 356 और एक हो गया 360। भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार के आपातकालीन की जो है व्यवस्था की गई है जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र इसका मतलब है कि देश में किसी भी प्रकार की अगर आपत्ति आती है तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाएगा। अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो राज्यपाल इसकी सिफारिश करेगा तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अगर देश में किसी भी प्रकार से वित्तीय व्यवस्था में अगर गड़बड़ी होती है या कोई भी आंतरिक ऐसी व्यवस्था आती है तो हमें वित्तीय आपात लागू करना पड़ जाए तो ये 360 में जो है ये प्रावधान किया गया है। जबकि भारत के अंदर आज भी एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा भारत में कितनी बार वित्तीय आपात, तो आपके ऑप्शन में होना चाहिए एक भी बार भारत के अंदर वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। और कौन सी विशेषता है और देखेंगे इसके आगे 14वीं विशेषता त्रिस्तरीय सरकार। जी हाँ, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था करता है। इसका मतलब मेरे प्यारे मित्रों ये है कि आप लोग गांव में जानते हैं, गांव से लेकर जो भारत के स्थायी निकाय हैं उनमें आप देखिए कि 3 प्रकार के प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत, क्षेत्र स्तर पर आप जो देखते हैं ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो जिला। इसका मतलब है क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और न्याय पंचायत। गांव में देखेंगे न्याय पंचायत मिलेगा, न्याय पंचायत, इसके बाद में क्षेत्र पंचायत और इसके बाद देखेंगे जिला पंचायत। मेरे प्यारे मित्रों, गांव देश का विकास करने के लिए भारत के स्थानीय सरकार को 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब गांव का मुखिया, प्रधान, वो न्याय पंचायत और उसके बाद क्षेत्र पंचायत का मतलब कि जो ब्लॉक स्तर पर बैठते हैं पदाधिकारी जैसे वीडियो, ये सब जो है ये पंचायत समिति। और इसके बाद में सीधा आएगा जिला पंचायत जो जिले में बैठने का कार्य करते हैं।
इनका कार्य क्या होता है प्यारे मित्रों? इनका कार्य यह होता है, इनका कार्य यह है कि गांव के गांव में जो है विकास करना, और जब गांव का विकास होगा तो उसी से हमारा देश का विकास हो जाएगा। क्योंकि गांव में विकास होगा तब इसकी बातें आगे जाएंगी और लोग जानेंगे कि हमारा भारत देश में जो त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार की व्यवस्था है ये सही ढंग से कार्य कर रही है। और प्यारे साथियों, आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। और दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे प्यारे भाई बंधु अगर चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।